नमस्कार। आज हम लोग जैव विकास ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में जानेंगे कि जैव विकास कैसे हुआ। सभी लोग जानते हैं कि हमारे पूर्वज पहले एक जीव से ही सभी जीव बने हैं। देखा जाए तो चाहे वो अकशेरुकी हों चाहे कशेरुकी हों, हैं, और चाहे वो जो है जलीय हों चाहे स्थलीय हों, तो सब में कुछ न कुछ समानताएं पाई जाती हैं। तो इससे यह पता चलता है कि जीवों का क्रमिक विकास हुआ। तो उसके लिए कुछ लोगों ने अपना मत दिया। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि उस ब्रह्मांड में जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। जीव की उत्पत्ति के बारे में तमाम, जैसे आप देखेंगे डाल्टन का मत था, फिर उसके बाद स्टैनली मिलर थे, फ्रांसिस्को रेड्डी थे, वो पेरिनवाद था। आप तो वहाँ से भी आप जान जाएंगे कि भाई उन लोगों ने कहा कि जीव की उत्पत्ति जो है कैसे हुई। जीव की उत्पत्ति जो है सबसे पहले सूर्य से पृथ्वी बना। अब 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह में केवल पृथ्वी पर ही जीवन है। तो उसमें बारिश हुई, फिर उसके बाद बिजली चमकी, तो और तमाम गैसें जो अमोनिया गैस थी, ऑक्सीजन गैसें थी और हाइड्रोजन गैसें थी, और इस तरीके से जलवाष्प थे, उसमें बिजली चमकती थी। तो उस तरीके से छोटी छोटी संरचनाएं बनी, वो सर्वेट जिन्हें कहा गया। और समुद्रों में धीरे धीरे एक कोसी जीव बने, और वो एक कोसी जीव से कई हजारों साल बाद जो है एक बहुकोषीय जीव बनते गए। और फिर उन्हीं में धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन होता गया। जैसे जैसे जिसका वो क्लाइमेट बना, जैसे जैसे उनकी आवश्यकताएं बनी, जैसे जैसे उनके सहने की शक्ति बढ़ी, वैसे वैसे वे अडाप्ट करते रहे। और आज ये देखेंगे कि जीव कैसे कहाँ से कहाँ तक जो है जीवों में परिवर्तन होता जा रहा है और जीव का विकास होता जा रहा है। तो उसमें मुख्य रूप से लैमार्कवाद है, डार्विनवाद है, नव डार्विनवाद, 3 लोगों का मत हम लोग जानेंगे। पहले लैमार्क जो थे फ्रांस के रहने वाले थे, लैमार्कनी जिसे कहा जाता है। लैमार्क जैन बैप्टिस्ट और लैमार्क थे, और इन्होंने कहा कि देखिए किसी भी जीव, 3 सिद्धांत इनका मुख्य है। पहला सिद्धांत है कि जीव की जैव विकास के लिए वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। इन्होंने वातावरण पे ज़्यादा जोर दिया। हालांकि देखेंगे आप वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का जो है प्रभाव पड़ता है जैव विकास के लिए, लेकिन इन्होंने कहा कि वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। वो जैसा वातावरण होगा वैसे जीव का विकास होगा, है। तो आप देखें जहाँ ज़्यादा धूप लगती है वहाँ के लोग काले, जहाँ ज़्यादा ठंडी लगती है वहाँ के लोग गोरे। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि वातावरण का सीधा प्रभाव, जैसा वातावरण होगा वैसे जीवों का विकास होगा, उसमें जो जीव विकास होगा। फिर दूसरा मत इन्होंने ये बताया कि अंगों का प्रयोग तथा अनुप्रयोग। तो इसे आप देखेंगे कि इन्होंने कहा कि जो जीव जो है जिस अंग का आपने प्रयोग ज़्यादा करता है वह अंग उनके विकसित हो जाते हैं, और वह अंग जो है पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में पहुंचते जाते हैं। और जिस अंग का प्रयोग वो नहीं करता है वो अंग धीरे धीरे निष्क्रिय होकर के लुप्त हो जाते हैं। तीसरा इनका मत था कि इन्होंने कहा उपार्जित लक्षणों के वंशागति, मतलब कि जो अंग उस में हो जाते हैं उनके संतानों में भी वही लक्षण जो है पहुंचने लगते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि वो उपार्जित लक्षणों की वंशागत, लेकिन इनके बहुत सारे विरोध भी हुए। तो थोड़ा सा पहले हम लोग उदाहरण के उनको समझ लेते हैं कि कौन कौन से उदाहरण के आधार पर इन्होंने तीनों अपना सिद्धांत दिया। तो पहला, जैसे वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, अंगों का प्रयोग तथा अनुप्रयोग, उपार्जित लक्षणों के वंश, मुख्य रूप से ये 3 इनके प्रयोग थे। और इनकी पुस्तक का नाम था फिलोसफिक जूलॉजी, जो 1809 में ये प्रकाशित हुई। उसी में इनके तीनों सिद्धांत थे। और ये सिद्धांत उन्होंने सिद्ध करने के लिए कुछ उदाहरण दिए। जैसे इन्होंने कहा कि अफ्रीका के जंगलों में जो जिराफ थे उनकी गर्दन नीची थी क्योंकि वो घास खाते थे। धीरे धीरे जंगलों में घास समाप्त हो गई। फिर वो घास जब समाप्त हो गई तो अपने भूख को मिटाने के लिए पेड़ों की पत्तियों खाने का प्रयास किए। तो अपनी गर्दन को थोड़ा सा ऊंचा उठाए, एक पीढ़ी में फिर थोड़ा सा और ऊंचा उठाए, दूसरी पीढ़ी में फिर थोड़ा सा, ऐसे मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसको प्रयास करते रहे, और एक दिन उनकी गर्दन लंबी हो गई। तो इस तरीके से उनकी गर्दन लंबी हुई कि अंगों का प्रयोग तथा अनुप्रयोग करने के बाद। फिर इन्होंने कहा कि
सर्पों में पैर का ना होना। इन्होंने कहा कि पहले जो सर्पों में पैर होते थे तो सर्प रेंग करके चलते थे, तो वो पैर जो हैं झाड़ियों में फंसते थे उनके, तो वो और उनका प्रयोग वो नहीं करते थे, तो धीरे धीरे उनके पैर जो है समाप्त हो गए। फिर इन्होंने बताया कि जलीय पक्षियों में जो पादजाल पाया जाता है, जैसे बत्तख वगैरह देख लें आप, हंस देख लें, तो उनके पैरों में पादजाल पाया जाता है, इसलिए कि जब वो पानी में तैरते हैं तो अपने पानी को पीछे ढकेलते हैं। अब पानी को पीछे ढकेलने के लिए उनके पादजाल होते हैं, तो पादजाल फैला लेते हैं, तो उनमें ज़्यादा जो है एरिया कवर करता है और उस तरीके से वो तैरते रहते हैं। तो जो अंगों का प्रयोग करेंगे वो अंग उनके विकसित हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कर्ण पल्लव की पेशियाँ, जैसे गाय, भैंस, हाथी, इस तरीके की जो जानवर हैं, जीव हैं, उनमें जो कर्ण पल्लव होते हैं मतलब तो विकसित होते हैं, क्योंकि भाई छोटे छोटे जो है मक्खियों को भगाने के लिए या अपनी सुरक्षा करने के लिए या ध्वनि को कंट्रोल करने के लिए, तो इस तरीके से जिनमें जो है यो नहीं थे तो उनके वो समाप्त हो गए। तो इनके ये थे उदाहरण थे। और फिर उनकी आलोचनाएं भी बहुत थी। एक बीजमान जो है, बीजमैन नामक वैज्ञानिक थे और मूलर भी थे, ये दोनों लोगों ने इनका बहुत ज़्यादा विरोध किया। बीजमैन ने तो इनका पूरा खंडन ही कर डाला, इसीलिए इनका सिद्धांत जो है अस्वीकार हो गया। बीजमैन ने कहा, ऐसा प्रयोग किया उन्होंने, एक कमरे में जो है चूहों को बंद कर दिया और उसमें नर मादा दोनों चूहे थे, और उन्होंने कहा क्या किया कि जब एक चूहों की संतानें होती थी तो उनके जो चूहों को उन्होंने बंद किया, सभी चूहों को पूँछों को उन्होंने काट दिया था। फिर उसके बाद जो उनकी संतानें होती थी तो देखा कि उनके चूहों की पूँछ होती थी कटी, पूँछ के नहीं पैदा होते थे, फिर उनको चूहों की पूँछों काट देता था। वही बड़े होने के बाद फिर उसके बाद जो संतानें होती थी फिर वो उनके बड़े होने के बाद उनकी पूँछों काट देता था। जब मैच्योर हो जाते थे तो परिपक्व हो जाते तो फिर उसके बाद इस तरीके करते करते 20-22 पीढ़ियों तक उन्होंने अध्ययन किया, तो देखा कि जो है वो उसके जो चूहे पैदा हुए उनकी पूँछें थी, यानी कटी हुई पूँछें नहीं थी। तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, उस अंग का प्रयोग तो वो नहीं कर रहे हैं, और वो तो फिर भी जो है उसमें वो अंग दिखाई आ जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने खंडन किया। दूसरा इन्होंने कहा कि भाई जो पहलवान का लड़का होता है पहलवान नहीं होता है, किस लिए? क्योंकि भाई पहलवान एक्सरसाइज करता है, मेहनत करता है, तो उसका लड़का जो है पहलवान होना चाहिए, लेकिन पहलवान नहीं होता है। फिर उन्होंने कहा कि जो लोहार होता है हथौड़े से लोहे को पीट पीट करके अपनी मांसपेशियों को, हाथ की मांसपेशियों को मजबूत बना लेता है, लेकिन उसका भी लड़का होता है तो उसके भी लड़के के मांसपेशियाँ हाथों को उतनी मजबूत नहीं होती जितना कि लोहार, जब वो भी वही काम करता है तब उसकी मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। तीसरी बात इन्होंने बताया कि जो हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में औरतों की नाक सदियों से छेदवाती चली आ रहे हैं, कान और नाक, तो जो बच्चियां पैदा हो रही हैं तो उनकी भी नाक जो है मतलब छेदी हुई नहीं पैदा होती हैं, बाद में उनको छेदवाई जाती है। तो इस तरीके से 3-4 उदाहरण के आधार पर उन्होंने जो है इनका खंडन किया। एक और था कि जो हम आँखों का, जैसे इन्होंने कहा कि अंगों का प्रयोग तथा अनुप्रयोग के आधार पर इन्होंने कहा था, तो उन्होंने कहा कि हम पढ़ते हैं तो हम आँखों का यूज ज़्यादा करते हैं, तो हमारी आँखें और सक्रिय होनी चाहिए और सफल होनी चाहिए और अच्छी हो जानी चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं। लेकिन उसका उल्टा होता है, भाई ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो आँखें कमज़ोर हो जाएंगी, हमें चश्मा लगाना पड़ता है, हमें कम दिखाई, है ना। तो इस तरीके से ये 3-4 उदाहरण का इन्होंने पूरा प्रैक्टिकली देखिए, तर्क वितर्क होता है दोनों लोगों में, तो इस आधार पर लैमार्क वाले सिद्धांत को जो है इन्होंने निगलेक्ट कर दिया। फिर दूसरा उदाहरण सिद्धांत था डार्विनवाद का सिद्धांत, जिसको ये इंग्लैंड के रहने वाले डार्विनिज्म जो है थे, और ये जो है वैज्ञानिकों के वैज्ञानिक कहे जाते हैं। डार्विनवाद को कहा जाता था कि ये जीव विज्ञान के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, और इन्हीं के आने के बाद जो है डार्विनवाद का जो सिद्धांत आया, तो इस पे जो है इन लोगों में, जैसे एक वेटसन थे, डार्ने थे, वेल्स, तीन वैज्ञानिक थे। इन लोगों ने कहा कि हम लोग खोजेंगे कि भाई जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से जीव की उत्पत्ति हुई। तो इसके पहले भी तमाम प्रैक्टिकल हो चुके थे, स्टैनले मिलर और फ्रांसिस्को रेड्डी और वो पैरिनवाद के सिद्धांत में भी एक कोशी जीवों से जीव की उत्पत्ति हुई। लेकिन इन्होंने कहा कि आखिरकार इतने जीव जो बन गए पूरे संसार में, ये कैसे बने, कहाँ से बने। तो फिर डार्विनवाद का भी 3 मत था, 3 सिद्धांत इन्होंने भी दिया था। पहला था इनका सिद्धांत कि संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है, प्रत्येक प्राणी यह चाहता है कि हमारी अधिक से अधिक संतान हो, हमारे वंश अधिक से अधिक हों, हमारे उनमें अधिक से अधिक, ये नेचुरल थिंकिंग होती है, नेचुरल पावर होती है कि उनके संतानें अधिक से अधिक
हो। तो इन्होंने इस मत को, पहला मत इनका था कि संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है प्रत्येक प्राणी में, और दूसरा इनका था कि जीवन संघर्ष होता है। जीवन संघर्ष का मतलब जब संतान उत्पत्ति हो जाएगी तो उन खाने पीने, रहने, आवास हैं, सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनमें जीवन संघर्ष होगा। जीवन संघर्ष होगा तो फिर वही जीव रह पाएगा जो जीवन संघर्ष में सफल होगा, और जो है दुर्बल होगा या जो असफल होगा वह धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। तो इनका ये मत था। फिर उसके बाद कहा कि प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन का मतलब कि इसी के आधार पे स्टेप बाय स्टेप आप इसको समझते जाएंगे कि प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। इनकी पुस्तक का नाम भी था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, 1836 में ये प्रकाशित किए थे। और इन्होंने ये बताया कि पहला तो संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव। फिर उसके बाद उसमें जो है जीवन संघर्ष हो जाता है अपने वातावरण में अनुकूलित करने के लिए, रहने, खाने पीने, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। फिर उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन, मतलब कि प्राकृतिक उन्हीं लोगों को सेलेक्ट करती है जो लोग उसके लिए अनुकूलित होते हैं। जैसे इन्होंने ये जो उदाहरण दिया था जिराफ का, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं था कि अफ्रीका के जंगलों में केवल छोटी गर्दन वाले जिराफ थे। अफ्रीका के जंगलों में छोटी गर्दन और बड़ी गर्दन वाले दोनों प्रकार के जिराफ थे। और हुआ क्या कि जब छोटी गर्दन वाले जिराफ जो है घासें ख़त्म हो गई तो वो पत्तियों को खाने का प्रयास किए और पत्तियां नहीं खा पाए, तो धीरे धीरे भूख की वजह से यानी उनकी डेथ हो गई। और जो लंबी गर्दन वाले थे वो पत्तियों को खाना शुरू किए और धीरे धीरे वो जो है मतलब सरवाइव कर गए, और वो आज भी लंबी गर्दन वाले जिराफ हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि इनके ये थे। और फिर उसके बाद एक नव डार्विनवाद में उन्होंने बताया, जो नव डार्विनवाद के जो प्रतिपादक थे वो थे हिंगो डोब्रिज, जिन्होंने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया। तो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत मतलब म्यूटेशन जिसे कहा जाता है। म्यूटेशन का मतलब होता है कि जैसे हमारी सेल्स होती हैं, सेल्स के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। सेल्स होती हैं, सेल्स में हमारे तमाम जो सेल्स के ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होती है, गोल्गी बॉडी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, और तमाम सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन होती है ना। और उसके बीच में जो सेल का ब्रेन कहा जाता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, उसके अंदर जो है न्यूक्लियोलस भी होता है, केंद्रिका भी होती है, और उसके अंदर चारों तरफ क्रोमैटिन धागे होते हैं जिन्हें क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र कहा जाता है। और उस पर जो है डीएनए और आरएनए पाया जाता है, जिस पर जीन पाए जाते हैं। तो हिंगो डोब्रिज ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, न जीवन संघर्ष से होता है, न प्रकृति चयन से होता है, न वो अंगों का प्रयोग तथा अनुप्रयोग से। इन दोनों सिद्धांतों को इन्होंने निगलेक्ट करके इन्होंने बताया कि जो नए नए जीव बनते हैं, नए नए जीव ऐसे बन जाते हैं कि उनके जीन में अचानक परिवर्तन हो जाता है, क्रोमोसोम में जो है चेंजिंग हो जाती है, इसलिए नए जीव बन जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि आर्कियाप्टेरिक्स का नाम सुने होंगे। एक पक्षी था जिसके पक्षी के पास चोंच होता है, लेकिन उस पक्षी के पास दांत भी थे, जो इस समय हमारे मतलब वातावरण में विलुप्त हो गए हैं, वो नहीं पाए जाते। लेकिन उसके कुछ जीवाश्म मिले, जिसमें तो इन्होंने बताया कि ये जो पक्षी मतलब जीव थे, जो दांत वाले जीव थे, उन्हीं से जो है पक्षियों की भी उत्पत्ति हुई। जैसे आप देखें मछली, जो टेडपोल होता है मेढक का, जो उसके पास भी पूँछ होती है ना, मछलियों के पास जैसे पूँछ होती है। तो उन्होंने बताया कि जो ये मछलियों से ही मेढक की उत्पत्ति हुई। जैसे आप देखेंगे हमारे पूर्वज को लोग बंदर कहते हैं, तो जैसे अधिकतर बनावट मिलती जुलती रहती है, उनके पास दो है तो दो पैर है, दो कान है, दो इस तरीके से है ना। और बहुत सारी संरचनाएँ हैं, कुछ चीज़ें जो है परिवर्तित हो गए, जैसे उनके पास पूँछ, हमारे पास पूँछ नहीं। तो इस तरीके से बहुत सारा परिवर्तन हो गया। तो उसमें इन्होंने कहा कि ये जो परिवर्तन हुआ, हिंगो डोब्रिज नामक वैज्ञानिक तो जो नव डार्विनवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उत्परिवर्तनवाद का, इन्होंने कहा कि उसमें परिवर्तन जो है जीन में होता है, उनके क्रोमोसोम में परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से जो है ये परिवर्तन होता है। तो ये सारी चीज़ें थी जीव की उत्पत्ति के बारे में। अब अच्छा, इन्होंने ये बताया कि उत्परिवर्तनवाद में जो है जैव विकास जो है, जैसे आप देखेंगे जीन में परिवर्तन भी कैसे होता है। जैसे आप जीन है, जीन पे जो डीएनए है, जैसे डीएनए से
डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए भी बनता है, आरएनए से डीएनए भी बनता है और आरएनए से प्रोटीन भी बनता है। इसे आप देख लेंगे कि डीएनए से डीएनए जब बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, डीएनए से डीएनए जो बनने को कहते हैं रिप्लिकेशन। क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन कहते हैं। अच्छा, डीएनए से आरएनए जब बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जब डीएनए बनता तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और फिर उसके बाद आरएनए से जब प्रोटीन बनता तो उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। इसे भी आप याद रखेंगे। तो विशेषकर मुख्य रूप से ये लैमार्क का जो सिद्धांत है और डार्विन का जो सिद्धांत है और नव डार्विनवाद का सिद्धांत है, इनकी पुस्तक को आप याद रखेंगे। लैमार्क की पुस्तक का क्या नाम था, फिलोसफिक जूलॉजी, ये पूछता है। बाकी इनके जो सिद्धांत थे, वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, अंगों का प्रयोग तथा अनुप्रयोग, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, और फिर इनकी आलोचना किसने किया, वीजमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और ये डार्विनवाद के सिद्धांत को आप याद रखेंगे, संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, जीवन संघर्ष। अच्छा, जीवन संघर्ष भी आप जानते हैं, समजातीय मतलब अपनी ही जातियों में होता है। जैसे कुत्ते हैं, कुत्ते बहुत सारे बच्चे को संतानोत्पत्ति होती है, लेकिन कुत्ते ही कुत्ते को फिर काटना शुरू कर देते हैं, वो काट करके खा भी जाते हैं भाई। तो इस तरीके से उनमें संघर्ष होने लगता है। जैसे वो लाया खाना है, कहीं से रोटी लाया, फिर उसके बच्चे खा रहे हैं तो दूसरी आएगी, वो उससे ज़्यादा हैवी है तो उसको काटने लगेगी, काट करके खा लेगी। तो इस तरीके से जो है ये होता है। फिर अंतर जाति मतलब कि दूसरे दूसरे जीवों में, अलग अलग जातियों में जो है जब संघर्ष होता है, बहुत सारे ऐसे अंतर जाति, जैसे मान लीजिए अभी शेर है और उस तरीके के और जानवर हैं जो जंगलों में रह रहे हैं, या मतलब पालतू भी जानवर हैं, इस तरीके से भी उनमें संघर्ष हो जाता है ना। हिरन के बच्चों को खा जाते हैं शेर, है ना, अपनी भूख को मिटाने के लिए। फिर उसके बाद भेड़िया वगैरह होते हैं जो शेर के छोटे छोटे बच्चों को खा जाते हैं अपनी भूख को मिटाने के लिए। तो इस तरीके से ये कह रहा है कि पर्यावरणीय भी भाई, पर्यावरणीय वातावरण में रहने के लिए हमको शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए। उसमें भी पर्यावरण से भी चारों तरफ हमको अच्छा वातावरण चाहिए, तो उसमें भी संघर्ष होने लगता है, हैं। तो ये भी संघर्ष, वातावरणीय संघर्ष भी होता है। जिसको शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, तमाम बीमारियाँ हो जाएंगी, तो वातावरण से भी संघर्ष होने लगता है। फिर इस तरीके से ये नव डार्विनवाद में म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तनवाद, जीन के आधार पर जो परिवर्तन होता है, अचानक जीन में परिवर्तन हो जाता है। अब मैंने आप लोगों को पढ़ा था सिंड्रोमिक भी होता है परिवर्तन। और ये हमारे जो परिवर्तन होते हैं हमारी, अब वो अलग बात है कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो लोगों का मानना है कि ये पैर से पैदा हुए, हाथ से पैदा हुए, मुख से पैदा हुए, ये हुए वो हुए, लेकिन साइंस इस बात को नहीं मानती। अगर साइंस उस बात को तर्क की कसौटी पे कसती है, अगर वो सही होता है तब उसको मानती है। आज क्यों नहीं पैदा होते हैं, साइंस ये कहती है अगर पहले पैदा हुए तो अलग अलग मठाधीशों ने, हालांकि ईश्वर तो सभी मतलब ईश्वर हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे गॉड हो, चाहे वाहे गुरु, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे मतलब जितने भी पैगंबर, सभी लोगों में तो वही चीज़ें हैं भाई। सभी लोगों ने समाज के हित की ही बात कही है, अपने समाज को आगे बढ़ाने की ही बात की है, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन ये जो धर्म को धंधा बनाने वाले बीच के लोग हैं, इन लोगों ने ऐसे ऐसे रचनाएँ रच दी। जैसे जाति व्यवस्था, हमारे भारतीय समाज की जाति व्यवस्था देखेंगे तो आप कितनी मतलब एक तरीके से खराब व्यवस्था है, बहुत खराब व्यवस्था है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो भाई तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हमारा विकास रुक रहा है तो जाति, धर्म, ये छुआछूत, भेदभाव को जो के आधार पे जब लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, दंगा फैलाते हैं, राजनीति करते हैं, तब जो है हमारा विकास नहीं होता। नहीं तो शिक्षा सबके लिए है, स्वास्थ्य सबके लिए है ना। क्यों आज हम लोग विकसित देश में नहीं आ पा रहे हैं, विकासशील देश में, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ की। और बाहर हमारे देश के लोग ही बाहर जा कर के वहाँ विकास कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े इंजीनियर, जो अपने इंडिया के लोग ही जा कर के अमेरिका जैसे, लंदन जैसे देशों में जा कर के लोग से वहाँ जो है अपने को वहाँ जा कर के अडाप्ट कर ले रहे हैं, रहने लग रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे तमाम राजनीतियाँ हैं, तमाम विरोधाभास है, तमाम जातिवाद है, तमाम रूढ़िवादिताएँ हैं, तमाम धार्मिक मतलब भेदभाव है, झगड़े हैं। तो ये सब जो है, हालांकि लोगों को सोचना चाहिए ये सब नहीं होना चाहिए। किसी
इंसान इंसान होता है, सबसे बड़ा धर्म तो मानव धर्म होता है। तो इस तरीके से इन्हीं सारी